Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tek Chand Deshwal, All India Rank 7, UPSC Indian Service 2018. We were studying induction machines. इंडक्शन मशीन में लास्ट में हमने अभी 3 मॉड्यूल कंप्लीट किए अपने 3 क्लासेस मीन्स। तो लास्ट क्लास में हमने किया था अपनी स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था कब आपको स्टेटर वाइंडिंग कैसे यूज करनी है, कब स्टार में यूज करनी है, कब डेल्टा में यूज करनी है। और अगर आपको स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड यूज करना है तो क्या होना चाहिए, योर मोटर शुड बी डिजाइन टू रन ऑन डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग। ठीक है, इन केस ऑफ ऑल्टरनेटर ऑलमोस्ट ऑल द ऑल्टरनेटर्स, ठीक है, जितने भी सारे बड़े ऑल्टरनेटर होते हैं सब स्टार कनेक्टेड होते हैं, बट माई स्टेटर इन केस ऑफ मोटर कैन बी स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई वोल्टेज जनरेट करने से फायदा नहीं है, मुझे क्या करना है, सिर्फ अपना आउटपुट मैकेनिकल पावर में लेनी है। ऑल्टरनेटर में क्या होता है, मुझे फंडामेंटल और 50 हर्ट्ज की वोल्टेज जनरेट करनी होती है जो मुझे चाहिए प्योर साइनसॉइडल। दैट्स व्हाई आई बॉदर अबाउट द हार्मोनिक्स। इसलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ना मैं फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग यूज करता, मैं सिर्फ फुल पिच वाइंडिंग यूज करता हूँ। एक पॉइंट जो बताना था आपको वो रह गया था कल, दैट इज दिस, फॉर ए बैलेंस्ड वाइंडिंग एक ही पॉइंट है बस, स्लॉट पर फेज शुड बी इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, जब मेरा नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फेज जो है वो इंटीजर होंगे तभी क्या होती है मेरी, तब होती है मेरी बिल्कुल बैलेंस्ड वाइंडिंग। अदरवाइज बाइंडिंग विल बी अनबैलेंस्ड। तो क्या करना पड़ेगा आपको किसी, या तो हो सकता है स्लॉट्स एक्स्ट्रा रहेंगे तो वहां पे आपको डमी कॉइल पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमने डीसी में भी किया था जब हम कर रहे थे वेव बाइंडिंग। ठीक है, तो ये सब तो आपको पता है। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माई रोटर कंस्ट्रक्शन। स्टेटर का काम कंप्लीट हो गया, हमने आरएमएफ भी देख लिया दोनों तरीके से, पहले फेजर से देखा था और फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में वाइंडिंग करके स्टेटर पे, उसके बाद आपको नॉर्थ और साउथ पोल बना के दिखाए थे। इफ यू वांट टू रिकॉल यू कैन सी हेयर। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा था अपना कि कैसे मेरे जो पोल्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं। एंड बिफोर दिस वाइंडिंग ये देखो, लाइक नॉर्थ साउथ पहले यहाँ पे थे, देन दे केम हेयर, देन दे केम हेयर लाइक दिस। तो ये क्या मेरा, यही है मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि जो मेरे स्टेटर में पोल्स इंड्यूस हुए हैं वो क्या है, वो रोटेट कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपनी रोटर की कंस्ट्रक्शन। तो देखो रोटर मेरा क्या है, जो रोटेट कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है मैकेनिकल पावर टू द शाफ्ट। मैकेनिकल पावर शाफ्ट को कौन दे रहा है, रोटर। तो क्या रिक्वायरमेंट मुझे रोटर के लिए, कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, हाई स्ट्रेंथ। रोटर की स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, हाई स्ट्रेंथ। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ, डोंट वरी। रोटर में दो तरह के, क्या, स्क्विरल केज रोटर्स और वाउंड रोटर। वाउंड रोटर, स्क्विरल केज रोटर मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक बार, लाइक दिस। ये क्या होता है, एंड रिंग जो शॉर्ट सर्किट करते हैं। एंड रिंग्स होती है मेरी यहाँ पे जो अपने रोटर कंडक्टर से क्या करती है, शॉर्ट सर्किट, लाइक दिस। ये मेरा क्या, दूसरा कॉपर बार, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा होता है मेरा स्क्विरल केज रोटर। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या दिखाया आपको, इसे मैंने एक्चुअली आपको दिखाया स्ट्रेट लाइन। मैं आपको थोड़ी देर बाद आगे दिखाऊंगा एक्चुअल में कैसा होता है। ठीक है, ये होता है मेरा रोटर, लाइक दिस कंडक्टर्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होती है मेरी, लेमिनेशंस। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले बताया था कि मैं लेमिनेटेड रोटर क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि जो आरएमएफ है, आरएमएफ घूमता है मेरा किसकी स्पीड से, एन एस की स्पीड से, और रोटर घूमता है मेरा एन की स्पीड से। सो देयर इज ऑलवेज ए रिलेटिव वेलोसिटी। अब जब भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, जो मेरा आरएमएफ है वो मेरे रोटर को कट करेगा, जब कंडक्टर को कट करेगा रोटर कंडक्टर को, तो मस्त है। क्या होगा, ई टू इंड्यूस होगा, आई टू आएगा, आई टू से क्या आएगा मेरा, आई टू से आएगा मेरा टॉर्क। ठीक है, ई टू ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ से करंट आएगा, करंट से टॉर्क आएगा। तो कंडक्टर में जब फ्लक्स ने कट किया तो बड़े मजे आए, इट वॉज फाइन। बट प्रॉब्लम कब होती है, जब मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस कोर को कट करता है, इस कोर को कट करता है। जो मेरी कोर है ना, जहां मैंने लेमिनेशन यूज कर रखे हैं, जब कोर को कट करता है तो क्या होता है, यहाँ पे भी फिर ईएमएफ इंड्यूस होता है इन द कोर, उससे करंट आता है कोर में से। क्या होता है मेरा, कोर लॉसेस। कौन कौन से, एडी लॉस। जो एडी लॉस होते हैं वो मेरे इसी से होते हैं, द कोर लॉसेस अकर्स ड्यू टू दिस रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द आरएमएफ एंड द रोटर। और फिर मैंने आपको साथ में बताया था कि सिंक्रोनस मशीन में रिक्वायरमेंट नहीं है लेमिनेशन की। क्यों? क्योंकि वहां पे रोटर और आरएमएफ दोनों क्या है, दोनों सेम स्पीड पे मूव करते हैं, दे आर कांस्टेंट और दे आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दोनों क्या है, सेम स्पीड पे, एनएस पे, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों स्टेशनरी होते हैं। अब बात करते हैं, एक थोड़ा सा कंपेरिजन कराता हूं मैं आपसे। ठीक है, कंपेरिजन करते हैं थोड़ा सा। सी,
एक मेरा सपोज ट्रांसफॉर्मर है, एक मेरा ट्रांसफॉर्मर है लाइक दिस, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या है मेरी प्राइमरी, यहाँ पे क्या है मेरी सेकेंडरी। ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल एट द सेम फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहाँ पे V1 लगाता हूँ तो क्या आएगा मेरा I1 करंट आएगा, ठीक है। उस I1 में कुछ लोड कंपोनेंट होगा, कुछ नो लोड करंट होता है I0, और I0 में क्या होता है एक कोर लॉस कंपोनेंट और एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, उससे बनता है मेरा फ्लक्स। अगर मेरे अप्लाइड V1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? V1 इज ऑफ फ्रीक्वेंसी F, ठीक है। तो मेरा फ्लक्स होगा क्या होगा? माई फ्लक्स इज ऑल्सो φm sin ओमेगा टी टाइप, ऐसा कुछ होता है। मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है? सेम फ्रीक्वेंसी F। अगर ये फ्रीक्वेंसी का फ्लक्स मेरी इस वाइंड में कट करेगा तो इसमें क्या होगी? इसमें मेरी फ्रीक्वेंसी F इंड्यूस होगी। दैट्स वाई आई से दैट इन ट्रांसफॉर्मर इट ट्रांसफर्स वोल्टेज फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल, इट ट्रांसफर्स पावर फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल एट सेम फ्रीक्वेंसी। अब देखो मैंने अपनी प्राइमरी में लगाई वोल्टेज, ये पॉइंट ध्यान रखना। प्राइमरी वोल्टेज लगाई मैंने, उससे क्या हुआ? उससे करंट पास किया, करंट ने क्या बनाया? फ्लक्स। जब ये फ्लक्स मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा तो क्या इंड्यूस करेगा? यहाँ पे इट विल इंड्यूस E2, इट विल इंड्यूस E2, ठीक है। अब ये फ्लक्स मेरा जब आया तो ये जो मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है इससे भी तो लिंक करेगा, फ्लक्स तो पास कर रहा है वाइंडिंग से, तो इस वाइंडिंग में मेरा फ्लक्स लिंक करेगा, दैट विल इंड्यूस E1। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर मेरा फ्लक्स इस वाइंडिंग से लिंक ना करे, सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक ना करे, तो क्या होगा बताओ? तो क्या होगा मेरा? माई E2 विल नॉट इंड्यूस, माई E2 विल नॉट इंड्यूस। तो क्या होगा? आप लोड को ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। मीन्स कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोड ड्राइव नहीं कर सकते। मेरे ये प्राइमरी वाइंडिंग क्या रहेगी? एज इट इज रहेगी। बट अगर मेरा ये फाई मेरा प्राइमरी वाइंडिंग से ही लिंक ना कर पाए तो क्या होगा? माई E1 विल नॉट इंड्यूस। अगर मेरा ये फ्लक्स जो बना है वो प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक नहीं कर रहा तो क्या होगा? E1 इंड्यूस नहीं होगा। और अगर E1 इंड्यूस नहीं हुआ तो मेरी क्या है? देयर इज ए बिग प्रॉब्लम इन दैट। क्यों? क्योंकि इट विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। किस तरह हो जाएगा ये बिल्कुल DC की तरह का हो जाएगा। जो मेरा V1 अपॉन में R जिसका भी है इतना R ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0, तो बहुत हाई करंट ड्रॉ करेगा एंड माई वाइंडिंग्स विल बी डैमेज। तो फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक ना करे कोई दिक्कत नहीं, E2 नहीं आएगा। लेकिन प्राइमरी से अगर लिंक नहीं किया फ्लक्स ने तो E1 इंड्यूस नहीं होगा, इट विल एक्ट डायरेक्टली एज ए शॉर्ट सर्किट। दैट्स वाई क्या होता है मेरे ट्रांसफार्मर में? फ्लक्स आता है, प्राइमरी से भी लिंक करता है, इंड्यूस करता है वोल्टेज E1 एंड E1 इक्वल्स टू V1। फिर जब दोनों की वोल्टेज हो जाती है इक्वल तो क्या होता है? मेरा करंट बैलेंस हो जाता है, उसी वैल्यू पे फिर मेंटेन रहता है। फिर जितना मैं करंट सेकेंडरी में ड्रॉ करता हूँ, कैसे प्रिंसिपल मैं फिर से बता देता हूँ, जितना मैं करंट सेकेंडरी में ड्रॉ करूंगा, फिर जैसे सेकेंडरी में करंट गया क्या होगा? इट विल अपोज द फ्लक्स। जैसे फ्लक्स कम करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? E1 कम होने की कोशिश करेगा। जैसे E1 कम होगा तो क्या होगा? V1 से तुरंत करंट आएगा, एक्स्ट्रा करंट, एंड इट विल सपोर्ट द फ्लक्स इन द कोर। ये होता है मेरा ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल। बट बात क्या करनी थी मुझे? अब देखो कोर में कितनी फ्रीक्वेंसी का फ्लक्स जा रहा है? F फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अगर सपोज F फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे अपनी लेवल चाहिए 1 mm थिकनेस की टू लिमिट द एडी करंट लॉसेस, ठीक है। 1 mm की थिकनेस टू लिमिट द एडी करंट लॉसेस, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे क्या था? F फ्रीक्वेंसी का फ्लक्स। बात करते हैं रोटर में। रोटर में फ्लक्स किस फ्रीक्वेंसी से कट करेगा? देखो जो NS से आया मेरा फ्लक्स, स्टेटर का RMF आया मेरा NS पे। अब रनिंग कंडीशन में मेरा रोटर किस स्पीड घूम रहा है? N स्पीड पर। कितनी स्पीड पे? N स्पीड पे। व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू NS माइनस में N। तो जो मेरे रोटर में जो इंड्यूस होगी फ्रीक्वेंसी, जो इंड्यूस वोल्टेज इंड्यूस करंट होंगे किस फ्रीक्वेंसी को होंगे? दे विल बी ऑफ द फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू NS माइनस में N। स्टेटर में F प्रोपोर्शनल टू NS। देखो मेरा एक स्टेटर है, एक मेरा रोटर है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। वैसे ही मैंने अपने स्टेटर में 3 फेज सप्लाई लगाई, 3 फेज बैलेंस सप्लाई लगाई, 3 फेज 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग के ऊपर, तो क्या होगा? इसमें एक RMF बनेगा, ठीक है। मेरा RMF घूम रहा है इन द स्टेटर एट a स्पीड ऑफ NS। ये RMF क्या है? ये RMF मेरे रोटर को कट करेगा, ठीक है, मेरे रोटर को कट करेगा। रोटर में क्या होगा? EMF इंड्यूस्ड। सपोज माई रोटर इज ऑल्सो रोटेटिंग एट स्पीड N। तो रोटर की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? मीन्स रोटर की नहीं, RMF की विद रिस्पेक्ट टू रोटर NS माइनस में N। तो जितनी रिलेटिव वेलोसिटी है उसी की क्या होगी मेरी? फ्रीक्वेंसी इंड्यूस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फुल फ्लैश डेरिवेशन फॉर्मूला हम कर लेंगे प्रिंसिपल में, डोंट वरी। बट मैं कह रहा हूँ कि जो रोटर में करंट आएंगे, करंट आएगी, वोल्टेज आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी, वो क्या आएगी? NS माइनस में N के प्रोपोर्शनल। अब मैं मानूं, अब देखो ये जब मेरा RMF है, ये RMF रोटर कट कर रहा है और यही RMF क्या है? स्टेटर को भी कट करेगा।
जब स्टेटर में कट करेगा तो क्या इंड्यूस करेगा, E1, रोटर में कट करेगा तो क्या इंड्यूस करेगा, E2। E1 कौन सी फ्रीक्वेंसी होगा, E1 वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ F। जिस F फ्रीक्वेंसी से मेरा NS का RMF आया है, उसी जो मैं NS जब मैं कट करेगा स्टेटर को, तो उसी फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, वोल्टेज इंड्यूस करेगा। लाइक ट्रांसफॉर्मर में जो वोल्टेज थी V1, उसी से इतनी फ्रीक्वेंसी का फ्लक्स आया, उतनी फ्रीक्वेंसी फ्लक्स ने उतनी ही फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज इंड्यूस करी, और E1 भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी की इंड्यूस करेगा। बट जो रोटर है मेरा, वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, NS माइनस में N। दैट मीन्स द रोटर फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू NS माइनस में N। अगर मैं NS माइनस में N डिवाइड बाई NS कर देता हूँ और इनटू में NS कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड स्लिप। दिस इज कॉल्ड स्लिप। इसको हम बोलते हैं स्लिप। स्लिप इज बाई रिलेटिव स्पीड। जो रोटर फ्रीक्वेंसी दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप इनटू में NS। और देखो NS के प्रोपोर्शनल क्या है मेरा, F, सप्लाई फ्रीक्वेंसी F। तो माई रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू NS इंटू में, सॉरी, स्लिप इंटू में सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्या होगी मेरी रोटर फ्रीक्वेंसी, माई रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्लिप इंटू में सप्लाई फ्रीक्वेंसी। FS बोल रहे, F बोलो ओनली। अब जब रनिंग कंडीशन होती है मोटर की, तो स्लिप क्या होती है, 3 to 4%, 5% एट मैक्सिमम। माई स्लिप इक्वल्स टू 5% तक, मीन्स 0.05। अगर मेरी इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, देखो फ्रीक्वेंसी में कुछ भी डाउट है डोंट वरी, हम आगे करेंगे इसके एनालिसिस, ठीक है, पूरा एनालिसिस करेंगे। अभी आप समझ लो कि रोटर में जो करंट इंड्यूस हुए हैं, जो फ्लक्स इंड्यूस हुआ है, जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी S टाइम्स द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगर मेरी स्लिप 5% है, इतनी होती है मेरी स्लिप जनरली 2, 3, 4, 5%, ठीक है। सिर्फ 5% है तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी रोटर में, 50 इंटू में 0.05, 0.05, इट विल बी 2.5 हर्ट्ज। अब आप बताओ, जब मैंने अपने ट्रांसफॉर्मर में F फ्रीक्वेंसी के लिए अगर 1 mm की लैमिनेशन यूज करी है एडी करंट को लिमिट करने के लिए, तो मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। दैट मीन्स लॉस क्या होगे, बहुत कम। नाउ आई कैन इंक्रीज माई थिकनेस ऑफ लैमिनेशंस, इंक्रीज लैमिनेशन थिकनेस। मैं अपने जो रोटर है उसमें ज्यादा थिकनेस की लैमिनेशन यूज कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जो मेरा करंट आ रहा है रोटर में, जो एडी करंट इंड्यूस होंगे, किससे इंड्यूस हो रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वेरी लेस, क्योंकि मेरा रोटर भी क्या कर रहा है, n स्पीड पे रोटेट कर रहा है RMF की सेम डायरेक्शन में। तो क्या होगा, जो मेरा करंट और वोल्टेज, जो फ्लक्स, जो एडी करंट इंड्यूस हो रहे हैं, वो क्या है, दे आर ऑफ वेरी वेरी लेस फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी का। तो क्या है, मैं अपनी लैमिनेशन की थिकनेस को बढ़ा सकता हूँ। इसका एक एडवांटेज क्या होगा मेरा, अगर मेरी लैमिनेशन की थिकनेस ज्यादा है, लाइक दिस, इतनी मोटी मोटी थिकनेस है मेरी लैमिनेशन की, उसका एक एडवांटेज सीधा सीधा होता है दैट आई कैन मेक माई रोटर मोर स्ट्रॉन्ग, द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द रोटर कैन बी इंक्रीज्ड, द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द रोटर विल बी हाई। क्यों, क्योंकि मेरी लैमिनेशन की थिकनेस क्या है, ज्यादा। और मैंने आपको बताया था रोटर क्या करता है, रोटर ही एक चीज ऐसी है मेरी जो मैकेनिकल लोड को पावर सप्लाई करता है। दैट्स व्हाई आई नीड ए पावरफुल रोटर और ए मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग रोटर। ये सब हमने देख लिया है। तो ये मेरा रोटर, केज रोटर या स्क्वायर केज या फिर स्लिप रिंग और वाउंड रिंग। वाउंड रिंग में क्या होता है, जस्ट जैसे मैंने स्टेटर में वाइंडिंग करी थी, ऐसे ही हमारे रोटर में भी वाइंडिंग होती है, लाइक दिस, ठीक है। क्या यहाँ पे स्लॉट्स होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्लॉट्स, ऐसे कुछ ऐसे, लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या है मेरे, ये यहाँ पे क्या है, एक पूरा स्लॉट है लंबा। इनमें क्या करते हैं, इनमें हम कंडक्टर्स पुट करते हैं, कंडक्टर्स पुट करते हैं, कंडक्टर्स पुट करते हैं, लाइक दिस। इसमें भी कंडक्टर्स पुट, फिर क्या करेंगे, उनके कनेक्शंस करेंगे। फिर कैसे, जो मेरा रोटर होता है दैट इज ऑलवेज ऑलवेज कनेक्टेड इन स्टार। स्टेटर में ऑप्शन है स्टार करो या डेल्टा, बट रोटर इज कनेक्टेड ऑलवेज इन स्टार। और मैं वाउंड रोटर का यूज करता हूँ, देखो मैं वाउंड रोटर बना के, जैसे शाफ्ट है ना, इसकी शाफ्ट बाहर ली, उस पर क्या लगाते हैं, 3 स्लिप रिंग्स, 3 स्लिप रिंग्स। एक तार यहाँ पे आ गया, एक तार यहाँ पे आ गया, एक तार यहाँ पे आ गया, 3 स्लिप रिंग है। फिर यहाँ पे क्या होता है, ब्रश। क्यों, टू पुट ए रेजिस्टेंस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। क्यों, अगर मैं स्टार्टिंग के टाइम पे इसमें मैं एक रेजिस्टेंस पुट कर देता हूँ, तो क्या उससे क्या होता है मेरा एडवांटेज, माई स्टार्टिंग टॉर्क इज इंक्रीज्ड, माई स्टार्टिंग टॉर्क इज इंक्रीज। और इसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके मैं अपना मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क अचीव कर सकता हूँ एट द स्टार्टिंग और एट द जीरो रोटर स्पीड। जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो रोटर की स्पीड क्या है, रोटर की स्पीड मेरी जीरो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। जो मेरी इंडक्शन मोटर होती है उसकी एक प्रॉब्लम है कि उसमें टॉर्क कम होता है, तो मैं एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस पुट करके क्या करता हूँ, उसका इनिशियल टॉर्क बढ़ा देता हूँ। कैसे बढ़ता है, कितना बढ़ता है, सब कुछ देखेंगे, बस अभी प्रिंसिपल देख लो।
इसलिए मैं यूज करता हूँ अपना वाउंड रोटर टू पुट ए रेजिस्टेंस इन सीरीज एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। इसलिए क्या है यहाँ पे स्लिप रिंग। इन स्लिप रिंग के साथ साथ क्या होता है, एक यहाँ पे मेटल कॉलर भी होता है। मेटल कॉलर क्यों, मैंने इनिशियली क्या किया मैंने इनिशियली रेजिस्टेंस लगा दिया, लेकिन जब मेरी मोटर स्टार्ट होगी उसके बाद क्या करना, मुझे रेजिस्टेंस हटा देना। तो मैं क्या करूंगा, इस मेटल कॉलर से तीनों स्लिप रिंग क्या कर देता हूँ, शॉर्ट सर्किट। मीन्स ऑल द 3 स्लिप रिंग्स आर नॉट कनेक्टेड एंड माई रोटर इज स्टार कनेक्टेड विद शॉर्ट सर्किट। ये रहता है मेरा वाउंड रोटर। लेकिन जो केज रोटर है मेरा, मैंने आपको बताया कैसा होता है केज रोटर, बस क्या उसमें सॉलिड कॉपर बार्स लगे होते हैं, उसमें सॉलिड कॉपर बार्स लगे होते हैं। तो इसमें ये क्या एंड कॉपर रिंग्स, जहाँ से शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ मैं से एंड कॉपर रिंग्स लगा के मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ सारे कॉपर बार्स को। ठीक है, तो मैं बाद में आफ्टर वंस डिजाइनिंग द स्क्विरल केज रोटर आई कैन नॉट एक्सेस माई रोटर लेटर ऑन। मैं इसमें बाद में कोई भी रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकता। ये एक बार डिजाइन हो गया तो डिजाइन हो गया। ऑलवेज रिमेंबर इन ए 3-phase इंडक्शन मोटर फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन द नंबर ऑफ poles on rotor must be equals to the number of poles of stator। नंबर ऑफ पोल्स ऑफ स्टेटर, ये एक मस्ट कंडीशन है फॉर द ऑपरेशन ऑफ माई इंडक्शन मोटर। जितने स्क्विरल केज की क्या प्रॉपर्टी है, एक मेरा बहुत बढ़िया एडवांटेज स्क्विरल केज का, सारे कंडक्टर्स डाले आपने, सब कर दिया एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट। चाहे आपका स्टेटर 2 पोल का ले आओ, चाहे आप 4 पोल का स्टेटर ले आओ, चाहे आप 8 पोल का स्टेटर ले आओ, ऑटोमेटिकली जितने पोल का स्टेटर होगा उसी के हिसाब से मेरे रोटर में अपने आप पोल इंड्यूस हो जाएंगे। अगर मेरा रोटर 2 पोल का आया तो यहाँ पे 2 पोल इंड्यूस हो जाएंगे नॉर्थ साउथ। अगर मेरा रोटर 4 पोल का आया तो मेरे केज रोटर में क्या होंगे, 4 पोल इंड्यूस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। 8 पोल का हुआ तो 8 पोल ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाएंगे मेरे स्क्विरल केज रोटर में। दैट्स व्हाई माय स्क्विरल केज रोटर इज वेरी वेरी हेल्पफुल। कहाँ पे, जहाँ पे मेरे पोल चेंज हो रहे हो। अब आपने कभी सुना है कि पोल चेंज हो रहे हो मोटर के रनिंग कंडीशन में, नहीं सुना होगा, अब सुन लो एक बार। एक मेरा होता है स्पीड कंट्रोल का मेथड, स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोटर। डोंट वरी, डिटेल में करेंगे आगे जब पूरा का पूरा स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा बस स्क्रैच कर देता हूँ सरफेस को, आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। व्हाट इज द स्पीड, एन इज टू 120 F/P। अगर मेरे नंबर पोल्स क्या है 2, तो बताओ स्पीड क्या है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, नंबर पोल्स क्या है 2, कितनी आई स्पीड 3000 RPM NS। मेरी मोटर स्पीड क्या होगी 3000 से थोड़ी सी कम पे चलेगी मेरी मोटर। फाइन। अगर मैं नंबर पोल्स को अचानक से कर देता हूँ 4, तो कितनी स्पीड होगी 1500 RPM। दिस इज कॉल्ड डबल पोल चेंजिंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल और पोल चेंजिंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। ठीक है, डबल पोल चेंजिंग कंट्रोल मेथड और पोल चेंजिंग मेथड ऑफ द स्पीड कंट्रोल। मैं अपनी मोटर के रनिंग में क्या करूंगा, सिर्फ पोल चेंज करके स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। और पोल कैसे चेंज होते हैं, बड़े आराम से चेंज हो सकते हैं। डोंट वरी, मैं आपको बता भी दूंगा जब स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे। जस्ट आपको क्या करना है, किसी एक वाइंडिंग में करंट को रिवर्स कर दो, ऑटोमेटिकली जो पोल हैं 2 से 4 हो जाते हैं या 4 से 2 हो जाएंगे बाय रिवर्सिंग द करंट इन एनी वन फील्ड वाइंडिंग, वन स्टेटर वाइंडिंग। फील्ड में तो कोई वाइंडिंग नहीं, वन स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, तो उसमें कौन सा सपोर्ट करेगा मेरा रोटर, जो मेरा स्क्विरल केज है वो ऑटोमेटिकली उतने ही पोल इंड्यूस कर लेता है जितने स्टेटर के पोल हैं। लेकिन वाउंड रोटर को मैं डिजाइन करता हूँ किस हिसाब से, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है अपने पोल्स की। अगर मेरा स्टेटर 2 पोल का है तो मैं वाउंड रोटर भी किसका बनाऊंगा, 2 पोल का। लेटर ऑन द पोल्स कैन नॉट बी चेंज इन ए वाउंड रोटर। गॉट इट, बट स्क्विरल केज में हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक बात तो कर लेते हैं। देखो, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले स्क्विरल केज रोटर का डायग्राम दिखाया था, कहाँ है वो, लाइक दिस, ये मेरा डायग्राम था। इसी को थोड़ा देखते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है या इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो कहाँ है मेरे कॉपर कंडक्टर्स, इस एंड से इस एंड तक जा रहे हैं, लाइक दिस। और मेरे लैमिनेशन कैसे हैं, लाइक दिस। मीन्स लैमिनेशन आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। लैमिनेशन कैसे हैं, ऐसे। अब मैं इसका साइड भी देखूँ यहाँ से तो कैसा होगा मेरा, ये मेरी लैमिनेशंस। मैं इस रोड का साइड भी देखूँ तो क्या होगा, ये मेरी लैमिनेशंस। और मैंने आपको बता दिया कि जो रोटर है उसकी लैमिनेशन क्या होंगी, ट्रांसफॉर्मर की लैमिनेशन से थिक होंगी। अगर मेरा 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर है और उसी की फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी मोटर, तो जो मेरा रोटर है उसकी लैमिनेशन क्या होंगी, थिकर होंगी। और आप स्टेटर से भी देखोगे तो देखो, मैंने बताया था आपको जो RMF है वो कितनी फ्रीक्वेंसी का है, F का। तो जब मेरा F फ्रीक्वेंसी का RMF स्टेटर को कट करेगा तो क्या इंड्यूस करेगा उसमें, F फ्रीक्वेंसी के एडी करंट्स। दैट्स व्हाई द स्टेटर लैमिनेशन शुड बी थिन। स्टेटर की लैमिनेशन क्या होनी चाहिए, थिन। क्यों,
क्योंकि जो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है E1 वो किसकी फ्रीक्वेंसी का है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ का, क्योंकि जो स्टेटर है वो क्या है, स्टेशनरी। स्टेटर क्या है मेरा, स्टेशनरी। मेरा आरएफ मूव कर रहा है कितनी स्पीड पे, एनएस पे। जब एनएस स्पीड का आरएमएस स्टेटर कट करेगा तो क्या करेगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ के इक्वल का वोल्टेज इंड्यूस करेगा, एडी करंट लॉस कराएगा। दैट्स व्हाई आई नीड माय स्टेटर लैमिनेशंस टू बी वेरी थिन। बट रोटर में कोई दिक्कत नहीं है। रोटर में कितनी फ्रीक्वेंसी आती है, मैं बताया था स्लिप टाइम्स द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 2.5 हर्ट्ज लाइक दिस। तो इतनी कम फ्रीक्वेंसी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन पुट माई लैमिनेशंस टू बी थिकर। अब देखो ये मेरी लैमिनेशंस मोटी मोटी। नाउ वेयर कॉपर कंडक्टर, मेरा कॉपर कंडक्टर यहाँ पे है ऐसे लाइक दिस, ऐसे रन कर रहा है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रोटर लाइक दिस। ये मेरे कॉपर कंडक्टर्स। अब देखो आप बताओ लैमिनेशंस को मैं कैसे बनाता हूँ, वही कॉन्सेप्ट आ रहा है ट्रांसफर वाला। एक लैमिनेशन उठाई, फिर इसको क्या किया, दोनों साइड से इंसुलेट, फिर दूसरी उठाई, उसको भी दोनों साइड से क्या किया, इंसुलेट, फिर इनको क्या कर दिया, स्टैक कर दिया, मीन्स दोनों को आपस में जोड़ दिया। ऐसे बनती है मेरी लैमिनेशंस। ठीक है, अगर आप बिल्कुल बेयर लैमिनेशंस लोगे जिसमें कोई इंसुलेशन नहीं है और ऐसे उठा के आप जोड़ दोगे सबको तो कोई फायदा नहीं है। इट विल एक्ट एज ए सॉलिड रोटर ओनली। ऊपर से आपने अपनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी और कम कर ली और नुकसान हो गया। तो क्या होता है, एक लैमिनेशन ली, उसके ऊपर दोनों साइड इंसुलेशन लगाया। कौन सा इंसुलेशन हो सकता है, पेपर इंसुलेशन, वार्निश कोटिंग और द हीट ट्रीटमेंट ऑफ लैमिनेशंस। अब मैंने अपनी लैमिनेशन क्या किया है, इंसुलेट फ्रॉम ईच अदर। क्यों करता हूं मैं ऐसा, बताओ। देखो अगर मेरा ऐसा होता पूरा पूरा रोटर तो क्या होता है, इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो मेरा एडी करंट आएगा वो बिल्कुल आवारा की तरह कहीं भी घूमेगा और लॉस क्रिएट करेगा। अगर मैं अपनी बहुत थिन लैमिनेशन यूज करूँ तो क्या है, मेरा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज वेरी वेरी लेस। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाई ए। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा। और एडी करंट लॉस, जो एडी वोल्टेज इंड्यूस हुई है, मीन्स जो कोर में वोल्टेज इंड्यूस हुई, वी स्क्वायर बाई आर। रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो लॉस क्या होगा, बहुत कम। दैट्स व्हाई वी यूज लैमिनेशंस। अब मेरी हर लैमिनेशन एक दूसरे से क्या है, इंसुलेटेड। जो मेरी ये लैमिनेशन है, सपोज जो मेरी ये लैमिनेशन है, ये नेक्स्ट वाली से क्या है, इंसुलेटेड। तो आप बताओ अगर मेरे करंट को ऐसे फ्लो करना है तो कहां से फ्लो करेगा, क्या वो इस बढ़िया साफ सुथरे कम रेजिस्टेंस वाले कॉपर कंडक्टर में जाना पसंद करेगा या फिर इस लैमिनेशन में घूमेगा। और लैमिनेशन कैसे घूमेगा, पहले लैमिनेशन आई, फिर इंसुलेशन आया, फिर इंसुलेशन आया, फिर लैमिनेशन, फिर इंसुलेशन, फिर इंसुलेशन, फिर लैमिनेशन, फिर इसका इंसुलेशन, फिर इसमें फिर लैमिनेशन। क्या मेरा करंट कभी इतने इंसुलेशन या फिर इतनी थिन लैमिनेशन पास करेगा या फिर वो सीधा अपने कॉपर कंडक्टर से मजे से जाएगा। द करंट विल फ्लो इनटू द कॉपर कंडक्टर्स ओनली। जो मेरा करंट होगा वो कहां फ्लो करेगा, इनटू द कंडक्टर्स ओनली, एंड इट विल नॉट गो आउट फ्रॉम द कंडक्टर्स टू द लैमिनेशन। जो मेरा करंट है वो बड़े प्यार से क्या है, कंडक्टर में फ्लो करेगा, सिर्फ बाहर क्या है वो झांक कर भी नहीं देखेगा। दैट मीन्स क्या एडवांटेज हुआ मुझे अपने इस कॉपर कंडक्टर है या फिर जो एल्यूमिनियम बार है या कॉपर बार जो भी है उस पर क्या है, इंसुलेशन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई डू नॉट रिक्वायर एनी इंसुलेशन ऑन द कॉपर बार्स और द एल्यूमिनियम बार्स। क्यों करूँ मैं ऐसा, जो कॉपर बार्स होती है, अगर मेरी मशीन हाई पावर की मशीन है, हाई रेटिंग, तो हाई रेटिंग मशीन में क्या होता है, मुझे ज्यादा एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होती है, मैं यूज करता हूँ कॉपर। स्मॉल मशीन है तो होता है एल्यूमिनियम। स्मॉल मशीन में क्या होता है मेरा, एल्यूमिनियम। तो या तो एल्यूमिनियम बार होंगे या कॉपर बार होंगे। अगर मेरा स्क्विरल केज रोटर है तो मुझे उसमें इंसुलेशन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी। बट अगर मैं बात करूँ अपने वाउंड रोटर की, इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है मेरे स्लॉट्स और टीथ। ये टीथ हो गया मेरा, ये स्लॉट हो गया, ये स्लॉट है, ये टीथ है। अगर मैं इसमें अपना इंसुलेशन नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, सारे के सारे कंडक्टर और सारे के सारे स्लॉट्स आपस में क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे आपस में सब के सब। तो मेरा कोई फायदा नहीं हुआ वाइंडिंग करने का। ठीक है, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ उसे वाउंड रोटर बनाने का। ये स्क्विरल केज की तरह का ही हो जाएगा अगर मैंने इस पे इंसुलेशन नहीं लगाया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने वाउंड रोटर में सारे कंडक्टर्स को क्या डालना पड़ेगा, इंसुलेशन। एंड ड्यू टू दैट माई वाउंड रोटर इज हैवी एज कंपेयर टू द स्क्विरल केज रोटर। बाकी दोनों रोटर का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कंपेरिजन करेंगे प्रॉपर, डोंट वरी। अब कुछ देख लेते हैं आपके नोट्स में। ये देखो रोटर मेरा केज, स्क्विरल केज, स्लिप रिंग, बाउंड रिंग, दो तरह का होता है। लार्ज मशीन में कॉपर बार्स होते हैं, स्मॉल मशीन, ये मेरा स्मॉल मशीन, इन दिस देयर आर एल्यूमिनियम बार्स। ओके, ये होगा मेरा रोटर। ठीक है, अब तक मैंने आपको क्या दिखाया था हमेशा कि जो रोटर है मेरा ऐसा होता है लाइक दिस। यहाँ पे ये मेरे कॉपर कंडक्टर्स होते हैं, ये बोलता है हर जगह लाइक दिस, ऐसे मेरे कॉपर कंडक्टर्स हैं। मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल स्ट्रेट। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या मेरे कंडक्टर
माई कंडक्टर्स आर टिल्टेड, और इनको मैं बोलता हूँ स्क्यूड, स्क्यूड स्क्यूड रोटर। इसको मैं क्यों यूज करता हूँ, देखो जो डिटेल में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैं आगे बता देता हूँ बस। क्या, जो मेरे इंडक्शन मोटर होती है उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, वाउंड रोटर बनाता हूँ, फिर उसमें इनिशियल रेजिस्टेंस पुट करता हूँ, अपना स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस माई मोटर इज स्क्विरल केज रोटर टाइप, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। तो अगर ऐसा रहता है, अगर मैं अपने स्ट्रेट कंडक्टर्स यूज करूंगा अपने रोटर में, बिल्कुल स्ट्रेट यूज करता हूँ, तो क्या होता है, कभी कभी मैग्नेटिक लॉकिंग, जो मेरा स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर का, रोटर के कंडक्टर से वो क्या है, आपस में लॉक हो जाते हैं, लाइक नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे साउथ आ गया, यहाँ पे नॉर्थ आ गया, एंड दे लॉक ईच अदर। पोल तो मेरे बहुत जल्दी घूम जाते हैं, बट रोटर डू नॉट रोटेट। तो मेरे को सप्लाई देने के बाद भी क्या होता है, माई रोटर डू नॉट रोटेट, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम कॉगिंग, इसको हम बोलते हैं कॉगिंग, या फिर मैग्नेटिक लॉकिंग, या फिर मैग्नेटिक लॉकिंग। कैसे अवॉइड कर सकते हो इसे, इसे अवॉइड करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपना स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा दो, या फिर आप अपने जो रोटर कंडक्टर्स है उनको स्क्यू कर दो। पहली बात तो रोटर कंडक्टर्स क्या है, उनको स्क्यू कर दो, मींस टेढ़े कर दो, इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम बिल्कुल स्ट्रेट, उनको स्लाइटली टिल्ट देम अप। अगर ये नॉर्थ के अंदर होगा तो ये साउथ के अंदर होगा, तो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, एंड देयर विल नॉट बी एनी मैग्नेटिक लॉक। अब देखो, मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉइंग को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, या तो टॉर्क स्टार्टिंग इंक्रीज कर दो, फिर वो नहीं कर सकते तो रोटर को स्क्यू कर दो, प्लस जो स्टेटर टीथ है, स्टेटर टीथ बाई रोटर टीथ, टीथ मीन्स जो स्लॉट और टीथ का कॉम्बिनेशन बताया था मैंने आपको, लाइक यहाँ पे क्या है, स्लॉट है, ये क्या है, टीथ। तो स्टेटर टीथ अपॉन रोटर टीथ शुड नॉट बी एन इंटीजर, शुड नॉट बी एन इंटीजर मीन्स अगर मेरे स्टेटर में मान लो 50 टीथ है या फिर 25 टीथ है स्टेटर में, तो रोटर में 5 या 10, 5 नहीं होना चाहिए, लाइक दैट। क्यों, इंटीजर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 27 है तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे 8 दे दो, लाइक दैट। सो द नंबर ऑफ स्टेटर टीथ एंड रोटर टीथ शुड नॉट बी इक्वल, तो मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होगी। बाकी डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। अभी क्या है, सिर्फ मैं सरफेस को स्क्रैच कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन हैव ए फेयर आइडिया कि हम आगे भी क्या पढ़ेंगे और क्या मेरे बेसिक्स हैं, ठीक है। देखो, लेमिनेशंस आर नॉट मच थिन, ये मच, लेमिनेशंस आर नॉट मच थिनर बिकॉज इनहेरेंटली एडी करंट लॉस इज लेस ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी एस। मैंने बताया था जो रोटर्स में कितनी फ्रीक्वेंसी के आते हैं वोल्टेज करंट, जो रोटर्स के अंदर आते हैं एस एफ फ्रीक्वेंसी के ईएमएफ करंट इंड्यूस होते हैं, तो उसमें ऑलरेडी ही लॉस कम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो लेमिनेशंस हैं थोड़ी थिक लेमिनेशंस यूज करते हैं। उसका एडवांटेज क्या होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ मेरी ज्यादा हो जाती है, और रोटर मेरे क्या होना चाहिए, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर थिन यूज करूंगा तो क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द रोटर इज रिड्यूस्ड, ठीक है। अच्छा, जो मेरा स्क्विरल केज रोटर है उसमें स्लॉट्स कैसे होते हैं, क्लोज स्लॉट्स, ये बात ध्यान रखना आप। जो मेरा केज रोटर होता है उसमें क्या होते हैं मेरे क्लोज स्लॉट्स, लाइक दिस, स्लॉट क्लोज है बिल्कुल, लाइक दिस, ओके, क्लोज स्लॉट्स। दूसरी बात मैंने आपको बताया था, लेमिनेशंस क्या होती हैं, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, सो करंट विल ऑलवेज फ्लो इन द कॉपर कंडक्टर, नॉट इन द लेमिनेशंस। व्हेन यू पुट बार्स, नो नीड ऑफ इंसुलेशन, ये सब लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो मेरा केज रोटर है, एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद आप इसमें ना कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते, ना आप इसका लीकेज चेंज कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, एक बार बन गया तो बन गया, ठीक है। अच्छा, और जो वाउंड रोटर उसमें क्या होते हैं, वाउंड रोटर में होते हैं मेरे ओपन स्लॉट्स, लाइक दिस, वहां होते हैं ओपन स्लॉट्स होते हैं वाउंड रोटर में मेरे, ठीक है। अब कौन से स्लॉट एडवांटेजेस है कौन से नहीं है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वंस रोटर डिजाइन वी कैन नॉट एक्सेस इट अगेन, बन गया तो बन गया। ये मैंने आपको बता दिया कि ऑटोमेटिकली जितने पोल्स मेरे स्टेटर में होते हैं स्क्वायर के रोटर में, इतने ही पोल इंड्यूस हो जाते हैं, सो इट सपोर्ट्स पोल चेंजिंग स्पीड कंट्रोल मेथड, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। अच्छा, ये दो चीजें हैं जो है मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर। जब मैं कोई भी मोटर है मेरी, उसका जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो एक ही वैल्यू होगी कोई ना कोई, तो जो वो मेरा मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्ड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/2x2। x2 क्या है मेरा, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द रोटर, x1 क्या है, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द स्टेटर, x2 क्या है, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द रोटर, ठीक है। ये कैसे आया आगे देखेंगे डेरिवेशन में, अभी के लिए बस देख लो। तो अगर मुझे अपनी मोटर का मैक्सिमम टॉर्क बहुत हाई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे x2 को कम करना पड़ेगा। बाकी मैं बाद में देखूंगा डिजाइन पैरामीटर्स क्या करना है। जरूरी नहीं है कि मुझे बहुत हाई टॉर्क मैक्सिमम चाहिए, कभी कभी मैं एफिशिएंसी के पीछे ही भागता हूँ, ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क है दैट प्रोपोर्शनल टू द रोटर रेजिस्टेंस, माय स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द रोटर रेजिस्टेंस और अप टू ए सर्टेन वैल्यू,
अगर आप कंटिन्यूसली बढ़ाते चले जाओगे R2 को तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, मेरा स्टार्टिंग टॉर्क घटने लगता है। ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स इक्वल्स टू रोटर पोल्स। ये क्या होगा, इन ऑर्डर टू अवॉइड द लॉकिंग टेंडेंसी। लॉकिंग मीन्स मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। या तो आप स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज कर दो जो लॉकिंग हो ही ना, या फिर स्क्रू करो रोटर को, या फिर नंबर ऑफ स्टेटर टीथ शुड नॉट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द रोटर टीथ्स। गॉट इट। ये मेरा स्टेटर हो गया, ये मेरा रोटर हो गया। ये क्या मेरा, ये है मेरा वाउंड रोटर। वाउंड रोटर जो मैंने आपको बताया था, वाइंडिंग होती है इसमें, तो वाइंडिंग कनेक्ट किया हमने स्टार में, और इतने ही पोल की वाइंडिंग करूंगा जितने पोल का क्या है, जितने पोल का मेरा स्टेटर है, उतने ही पोल की वाइंडिंग करूंगा मैं अपने इसमें स्लिप रिंग वाउंड रोटर में, ठीक है। यहाँ पे क्या मेरी स्लिप रिंग्स टू कनेक्ट एन एडिशनल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग स्टार्टिंग। ये क्या मेरा है, फोस्फर ब्रॉन्ज स्लिप रिंग्स। क्यों होते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट कम होता है और इनमें रस्ट नहीं लगता, देयर लाइफ इज मोर। वो सब बात छोटी मोटी है। यहाँ पे क्या होता है मेरा मेटल कॉलर, मैंने बताया क्यों, जब मेरी मोटर रन कर जाएगी, ठीक है, अब रनिंग में है तो क्या मुझे रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन आई विल यूज दिस मेटल कॉलर टू शॉर्ट सर्किट दीज ऑल स्लिप रिंग्स। तो क्या हो जाएगा मेरा रोटर, दिस विल बी शॉर्ट सर्किटेड, सब कुछ क्या हो जाएगा स्टार कनेक्टेड। इट विल बी लाइक दिस। अब जो मेरा स्लिप रिंग वाला रोटर है, इसको मैं डिजाइन करूंगा किसके लिए, जितने मेरे स्टेटर में पोल्स हैं। तो अगर मैं रनिंग कंडीशन में पोल्स को चेंज कर दूं, स्टेटर के पोल्स को सडनली, तो क्या रोटर के पोल्स चेंज हो सकते हैं, नहीं। स्क्विरल केज में तो हो सकते हैं, जितने पोल स्टेटर में होंगे उतने रोटर बन जाएंगे, लेकिन स्लिप रिंग में ऐसा नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई द मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, पोल चेंजिंग स्पीड कंट्रोल इज नॉट परमिसिबल इन द स्लिप रिंग मोटर। ओके फाइन, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट थिंग। तो जो मेरा स्लिप रिंग है उसमें मैं नंबर ऑफ पोल्स को चेंज नहीं कर सकता, और जो स्क्विरल केज है उसमें मैं रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकता। एक बार डिजाइन कर दिया रोटर तो डिजाइन हो गया, उसके बाद आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उसमें क्या है, ऑटोमेटिकली पोल इंड्यूस हो जाते हैं। लेकिन स्लिप रिंग में क्या कर सकता हूँ, मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकता हूँ, तो मैं इससे भी अपना स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। बाई एडिंग एन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आई कैन कंट्रोल माई स्पीड, ठीक है। ये होगा मेरा ब्रीफ अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर। तो मटेरियल क्या होगा मेरा, वही सिलिकॉन स्टील, 4% सिलिकॉन स्टील वाला, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए। दैट्स इनफ। और अगर मैं आपको और बात बताऊं कि स्क्विरल केज और वाउंड रोटर में क्या डिफरेंस है, तो वो आगे आएगा, डोंट वरी, डिटेल में करेंगे। अब बात करते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो कॉज क्या है मेरा, रिलेटिव स्पीड ऑफ द आरएमएफ। मैंने स्टेटर में अपनी 3 फेज वाइंडिंग जो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है स्पेस में, उसमें मैंने 3 फेज बैलेंस्ड वोल्टेज लगाई जो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है टाइम में। वाइंडिंग स्पेस में डिस्प्लेस्ड, वोल्टेज टाइम में डिस्प्लेस्ड लगाई, तो क्या बनता है मेरा एक आरएमएफ, जिसकी एक स्पेसिफिक स्पीड होती है कितनी, ns इज इक्वल्स टू 120 f बाई पी। एफ क्या मेरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, पी क्या मेरे नंबर ऑफ पोल्स ऑन द स्टेटर। स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, क्या डायरेक्शन होती है मेरी, फ्रॉम लीडिंग फेज टू लैगिंग फेज। अगर मेरा फेज सीक्वेंस आर वाई बी है तो आर टू वाई टू बी ऐसे घूमेगा मेरा आरएमएफ। एंड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड 1.5 टाइम्स द 5m, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स ऑफ द वन फेज, वो हो जाएगा मेरा उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर्स आरएमएफ। ये प्रॉपर्टी है। आरएमएफ घूम रहा है, सपोज मेरा रोटर नहीं घूम रहा, सपोज माय रोटर इज नॉट रोटेटिंग, तो क्या होगा, देयर इज ए रिलेटिव स्पीड बिटवीन द आरएमएफ एंड द रोटर कंडक्टर्स। जब रिलेटिव स्पीड होगी तो क्या होंगे, कंडक्टर्स जो होंगे उन्हें फ्लक्स कट करेगा, तो फराडे आएगा, फराडे बोलेगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ से करंट आएगा, करंट से क्या आएगा टॉर्क। फराडे बोलता है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन लेंस लॉ बताता है कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा। द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज गिवन बाय द लेंस लॉ, और लेंस लॉ कहता है कि ईएमएफ उस तरीके से इंड्यूस होगा सो दैट इट कैन अपोज द कॉज, सो दैट इट कैन अपोज द कॉज। कॉज क्या है मेरा, कॉज है मेरा आरएमएफ की रिलेटिव स्पीड, ठीक है। मेरा आरएमएफ है, उसकी रिलेटिव स्पीड क्या है मेरा कॉज। अगर मेरा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कॉज को अपोज करेगा, कॉज को अपोज, दैट मींस इट हैज टू अपोज द रिलेटिव स्पीड। मेरा आरएमएफ घूम रहा है एनएस पे, ठीक है, मेरा रोटर क्या है आराम से बैठा रेस्ट कर रहा है आराम से, तो मेरा लेंस लॉ कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरीके से होगा सो दैट द कॉज कैन बी अपोज्ड। अब मेरा कॉज क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एनएस माइनस में 0, रोटर की स्पीड क्या 0, ये है मेरा कॉज, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द आरएमएफ। आरएमएफ रिलेटिव स्पीड इज द कॉज, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर कॉज को कम करना है तो मेरे को मेरे रोटर को भी रोटेट करना पड़ेगा इसी सेम डायरेक्शन में। जैसे ही मेरी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, सपोज स्पीड पहुंच गई एनएस माइनस में n, तो क्या होगा मेरा रिलेटिव स्पीड क्या होगी, कम एज कंपेयर टू अर्लियर केस माय रिलेटिव स्पीड हैज
decreased. So my rotor, it opposes the relative speed by moving in same direction to decrease the resultant relative speed. पहले जीरो स्पीड थी तो क्या था relative speed ns, बट अगर मैं रोटर उस डायरेक्शन में रोटेट करने लग गया at speed n, my relative speed decreases. मैंने फर्दर बताया था अगर मेरा n इक्वल टू ns हो गया तो relative speed क्या है ns माइनस ns इज इक्वल टू जीरो. अगर मेरी relative speed जीरो होगी दैट मीन्स EMF इंड्यूस इक्वल टू जीरो, नो EMF इंड्यूस्ड, नो करंट और नो टॉर्क. कोई EMF नहीं है, कोई करंट नहीं है, कोई टॉर्क नहीं है, तो क्या होगा मेरा वो रोटर वापस थोड़ा फॉल बैक कर जाएगा, उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली ns से कम हो जाएगी. ये मेरा प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ माई इंडक्शन मोटर. ठीक है, अब बात करते हैं एक और. मेरा RMF बना था, मैंने बताया था आपको, जब मेरा RMF कट करेगा स्टेटर को, देखो RMF बना ट्रांसफार्मर की तरह, देखो आप जैसे मैंने आपको ट्रांसफार्मर बताया था, मेरी वाइंडिंग है, मेरा फ्लक्स बना. जब मेरे फ्लक्स ने सेकेंडरी को कट किया तो बना E2, और जब इसी फ्लक्स ने वापस आके जब मेरे प्राइमरी को कट किया तो बना E1. ठीक है, ऐसे ही जो मेरा इंडक्शन मोटर में भी जो फ्लक्स बन रहा है, जब वो स्टेटर को खुद को कट करेगा तो क्या बना मेरा इंड्यूस्ड EMF E1. अब देखो स्टेटर तो मेरा रोटेट नहीं कर रहा, स्टेटर इज स्टेशनरी, बट RMF किस पे है ns स्पीड पे है, तो जो इसमें इंड्यूस होगी EMF वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल टू ns माइनस जीरो, इतनी रिलेटिव स्पीड के. ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरी Pn/120. n क्या है मेरे यहाँ पे ns, दैट मींस अगर मेरी इसी रिलेटिव वेलोसिटी से मेरा फ्लक्स कट कर रहा है तो जो इंड्यूस्ड EMF होगा E1 दैट इज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी f जिस फ्रीक्वेंसी का मेरा RMF है. गॉट इट. जब मेरा यही फ्लक्स रोटरी कंडक्टर कट करेगा तो क्या होगा इंड्यूस करेगा E2, जब मेरा ये रोटर कंडक्टर्स को कट करेगा. सिमिलरली टू द ट्रांसफॉर्मर, जब वो फ्लक्स सेकेंडरी कट करता तो आता है E2, वो प्राइमरी कट करता तो आता है E1. ठीक है, अब फिर वही मैंने ये कैसे बताया था आपको, इफ फ्लक्स डजंट लिंक्स विद रोटर तो क्या होगा E2 नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम, E2 नहीं आएगा. अगर मेरे RMF है जो वो रोटर से लिंक नहीं करेगा तो क्या है E2 इंड्यूस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, रोटर रोटेट ही नहीं करेगा बस. लेकिन अगर फ्लक्स मेरा स्टेटर के साथ लिंक नहीं करेगा तो क्या होगा, इट विल डैमेज, करंट क्या होगा बहुत हाई. मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ट्रांसफॉर्मर में बताया था लाइक दिस. ये मेरा क्या है ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग. ठीक है, डॉट डॉट. अगर मेरा फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, E2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, आप बस लोड को ड्राइव नहीं कर सकते. बट अगर ये मेरा फ्लक्स इस प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक नहीं किया, यहाँ पे वोल्टेज क्या V1, तो क्या होगा जो यहाँ पे वोल्टेज आती थी E1 वो क्या हो जाएगी जीरो. इफ दिस वोल्टेज इज जीरो हियर विल बी ए डेड शॉर्ट सर्किट, दिस विल बिहेव एज ए डेड शॉर्ट सर्किट एंड द करंट ड्रॉन विल बी वेरी वेरी हाई. वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी आपकी, और जो आपके पावर सिस्टम है इधर का उसमें क्या आएगा वोल्टेज डिप हो जाएगी. दैट्स वाई दिस फ्लक्स मस्ट लिंक विद दिस प्राइमरी वाइंडिंग. ऐसे क्या है मेरा यहाँ पे जो मेरा फ्लक्स है उसको स्टेटर से तो लिंक करना ही करना पड़ेगा, नहीं लिंक करेगा तो क्या होगा इट विल ड्रॉ वेरी वेरी हाई करंट. ठीक है, जो मेरी इंडक्शन मोटर है वो भी क्या है एग्जैक्टली सेम लाइक ए ट्रांसफॉर्मर, बस क्या फर्क है, फर्क इतना है इसके बीच में क्या होता है स्टेटर और रोटर के बीच में क्या थोड़ा सा एयर गैप आ गया है, थोड़ा सा एयर गैप आ गया, थोड़ी सी कोर कट गई, आप ये सोच सकते हो बस. अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक एज द ट्रांसफॉर्मर. एक मेरा क्या है स्टेटर है, मैंने स्टेटर वाइंडिंग करी है, वो क्या है मेरी प्राइमरी वाइंडिंग की तरह है. मेरा रोटर है, रोटर में क्या है कंडक्टर्स. भाई जब मेरा RMF कट कर रहा है तो क्या करता है EMF इंड्यूस कर रहा है, तो वो कंडक्टर से कट करेगा ना, तभी तो EMF इंड्यूस करेगा, हवा में तो कट करके EMF इंड्यूस नहीं करेगा. सो हियर आर कंडक्टर्स. ये भी क्या मेरी, ये होगी मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये होगी मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये होगी मेरी प्राइमरी वाइंडिंग. ठीक है, ओके. फ्लक्स स्लिप स्पीड, अरे स्लिप स्पीड क्या होती है मेरी, इट इज रिलेटिव स्पीड, ns माइनस में n इज माई स्लिप स्पीड. देखो मैं बात करता हूँ कैसे. स्लिप क्या होता है मेरा, इट इज रिलेटिव स्पीड. मुझे बताओ आप व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन. वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है मेरा V एट नो लोड माइनस V एट फुल लोड अपॉन में फुल लोड. ऐसी होती है मेरी स्लिप. ये एक तरह से क्या है स्पीड रेगुलेशन टाइप का पैरामीटर है, इज इक्वल टू ns माइनस n अपॉन में ns. ये क्या मेरे सिंक्रोनस स्पीड, स्पीड ऑफ द RMF माइनस में स्पीड ऑफ द रोटर अपॉन में स्पीड ऑफ द RMF. सिंक्रोनस स्पीड इज द स्पीड ऑफ द RMF. तो S क्या है मेरा स्लिप ns माइनस n अपॉन में ns. यहाँ से मैं देखूं तो क्या आ गया मेरा S ns इज इक्वल टू ns माइनस में n. एंड S क्या है मेरा स्लिप, ns क्या है मेरा स्पीड, तो ये बन जाता है मेरा स्लिप स्पीड. स्लिप स्पीड इक्वल्स टू ns माइनस n, दैट मींस द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द रोटर एंड द RMF. ये मेरा स्लिप स्पीड, रिलेटिव स्पीड ns माइनस में n इक्वल्स टू ns कॉल्ड स्लिप स्पीड.
आई होप यू गॉट इट, सिंपल है। और जो मेरा स्लिप का फॉर्मूला क्या है, ये मेरा स्लिप एन एस माइनस में एन अपॉन में एन एस। अगर मुझे चाहिए परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई कर दो बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। और आपको इसमें कुछ भी आगे देखना तो एन क्या आएगा मेरा, एन एस इंटू में 1 माइनस में एस। अगर कुछ डाउट हो तो देख सकते हो आप, एस इक्वल्स टू एन एस माइनस में एन अपॉन में एन एस, क्रॉस मल्टीप्लाई एस एन एस इक्वल्स टू एन एस माइनस में एन, एन इज इक्वल्स टू एन एस माइनस में एस एन एस इज इक्वल्स टू एन एस 1 माइनस में स्लिप, मैं एन इक्वल्स टू एन एस इंटू में 1 माइनस में स्लिप, ये होगी मेरी स्पीड ऑफ द रोटर। तो अगर आपके पास स्लिप है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, आपके पास नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो आप निकाल सकते हो एन एस इक्वल्स टू 120 एफ बाई पी। एन एस निकल गया, आपके पास स्लिप है, देन यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द रोटर। सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, दो क्वेश्चन बता दूंगा आपको, बेसिक। पहला कैलकुलेट स्लिप, क्या है, मेरी मोटर घूम रही है 1440 आरपीएम पे, 4 पोल 50 हर्ट्ज की मोटर है। दूसरा आप बताओ मुझे स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन माय स्लिप इक्वल्स टू 4%, 2 पोल की मोटर है और 50 हर्ट्ज है। देखो हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं ना, जनरली क्या लेते हैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, क्यों, क्योंकि इंडिया में 50 हर्ट्ज पॉपुलर है, वही यूज करते हैं सब। बट ऐसा भी हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर का मूड घूम जाए तो वो आपको 60 हर्ट्ज का क्वेश्चन देख सकता है, सो दैट यू कैन डू द आंसर रॉन्ग इन कंफ्यूजन। तो ध्यान रखें हमेशा, स्लिप क्या होता है मेरा, एन एस माइनस में एन अपॉन में एन एस इंटू में 100%। एन तो है मेरे पास, मोटर की स्पीड निकालना क्या है, एन एस इक्वल्स टू 120 एफ बाई पी, एफ क्या 51, पी क्या 4, ये आ गया मेरा 1500 आरपीएम, 1500 माइनस में 1440 अपॉन में 1500 इंटू में 100, ये आ गई मेरी 4% स्लिप। 4% स्लिप अगर आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो आएगा मेरा, इट विल बी लाइक, कुछ स्पीड आएगी मेरी 1760 टाइप आएगी, शायद से 1760 आए, कैलकुलेट करो एक बार। वैसे स्पीड ऑफ द मोटर एन एस इंटू में 1 माइनस में एस, एन एस क्या होगा मेरा, 2 पोल है 50 हर्ट्ज है, 120 इंटू में एफ अपॉन में पी, नंबर ऑफ पोल्स पी, 120 बाई पी इज माई सिंक्रोनस स्पीड 2, कितना आ गया मेरा 3000 आरपीएम, ये मेरा एन एस हो गया 3000 आरपीएम। 1 माइनस स्लिप क्या मेरा 4%, यहाँ पे क्या डालोगे, परसेंटेज में डालोगे, नहीं 0.04 परसेंटेज को हटा के, इट इज 0.96 इंटू में 3000, पॉइंट हटा दो, 2 जीरो गई, 0 3 6 18 3 27 और 28 2880 आरपीएम, कितना है मेरा 2880 आरपीएम इज माई स्पीड ऑफ द मोटर। ठीक है, अगर आपका नंबर पोल्स है, फ्रीक्वेंसी है, स्लिप है तो स्पीड निकाल दोगे, स्पीड है तो स्लिप निकाल सकते हो, बस ये चाहिए एन एस और स्लिप। गॉट इट, ये होगा मेरा स्लिप। अब बात करते हैं अपनी स्टैंड स्टिल कंडीशन की, जब मेरी मोटर क्या है, बिल्कुल स्टैंड स्टिल, अभी स्टार्ट नहीं हुई। एट स्टैंड स्टिल स्पीड क्या है रोटर की, एन इक्वल्स टू 0, मोटर चली नहीं है तो एन क्या मेरा 0, व्हाट विल बी स्लिप, आप यहाँ पे डाल दो एन को 0, द स्लिप विल बी एन एस अपॉन एन एस, दैट इज 100% और माई स्लिप इक्वल्स टू 1। ठीक है, जो रनिंग कंडीशन होती है, तो जो मेरी मोटर की स्पीड है क्या पहुंच रही है, इट इज नियरली इक्वल्स टू द सिंक्रोनस स्पीड, जैसे यहाँ पे देखा था मैंने एग्जांपल में 1440 आरपीएम में मोटर घूम रही है, 1500 आरपीएम क्या है एन एस, तो माई स्पीड अप्रोचेस टू द सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड के बहुत नजदीक पहुंच गया। अगर मेरी एन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एन एस, तो बताओ स्लिप क्या होगी, स्लिप इक्वल्स टू एन एस माइनस में एन अपॉन में एन एस इंटू में 100%। अगर मेरा एन ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एन एस है तो क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0, ऊपर से क्या है एन एस से डिवाइड हो रहा है, सो स्लिप इज वेरी वेरी लेस। तो जो मेरी स्लिप होती है मोटर की क्या होती है, अराउंड 0.5% टू 1%, क्या नो लोड स्लिप। नो लोड स्लिप है, मीन जब मोटर पे मैंने लोड नहीं लगाया तो स्लिप क्या होती है, अराउंड 0.5% टू 1%। अगर आप देखना चाहते हो मेरी 1500 आरपीएम अगर एन एस है तो इतनी स्लिप पे एन क्या होगा मेरा, एन एस इंटू में 1 माइनस में एस, 1 माइनस में 0.01, दैट मीन्स 99 इंटू में 15 कितना होगा मेरा बताओ, इट विल बी 1485 आरपीएम, 1485 आरपीएम। यू कैन सी 1485 आरपीएम इज वेरी क्लोज टू 1500 आरपीएम, क्या फर्क है, बस 15 आरपीएम का फर्क है, नो बिग डिफरेंस। ठीक है, तो नो लोड पे क्या होती है मेरी स्लिप, वेरी वेरी लेस, माई स्पीड ऑफ द मोटर इज नियरली इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, अब एक टॉपिक और देख लेते हैं, क्या है इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर पैरामीटर्स। मैंने आपको बताया था कैसी है मेरी मोटर में क्या स्टेटर, मैंने स्टेटर में करी वाइंडिंग, एक क्या मेरा रोटर में क्या मेरी वाइंडिंग, या तो मेरा केज रोटर है या मेरा वाउंड रोटर है, उसमें क्या कंडक्टर तो है ही, उसमें कंडक्टर्स तो है ही। अब जो कंडक्टर्स हैं उसमें आप बताओ मुझे, एक कंडक्टर है लाइक दिस, मैंने आपको बताया रोटर में क्या होते हैं क्लोज स्लॉट्स,
ऐसा मेरा रोटर है, उसके क्या बीच में यहाँ पे कंडक्टर्स हैं लाइक दिस। और क्लोज स्लॉट्स है तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या है, लीकेज फ्लक्स होगा। जो फ्लक्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ रोटर कट कर रहा है जो, और जो करंट कट कर रहा है स्टेटर को भी, सपोज दिस इज माय स्टेटर, जो स्टेटर को भी कट कर रहा है वो तो हो गया मेरा म्यूचुअल फ्लक्स। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ लाइक दिस, मैं फ्रंट ही बनाता हूँ लाइक दिस में रोटर, ठीक है, ये कंडक्टर में रोटर के, और ये हो गया मेरा स्टेटर। थोड़ा एरिया मैंने बहुत ज़्यादा दिखा दिया, डोंट वरी, ध्यान रखना। ये मेरा क्या है, रोटर। तो जो मेरा फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ क्या है, रोटर को कट कर रहा है, वो क्या है मेरा लीकेज फ्लक्स। और इसमें क्लोज स्लॉट्स हैं इसमें, ठीक है। मैं आपको बता रखा है इंडक्शन मशीन में क्या होता है, एयर गैप इज वेरी वेरी लेस। तो मैं प्रैक्टिकली मेरा स्टेटर कहाँ पे होगा, प्रैक्टिकल स्टेटर विल बी वेरी वेरी क्लोज टू द रोटर लाइक दिस, ठीक है। तो जितना फ्लक्स मेरा इस रोटर कंडक्टर से क्या निकल रहा है, जो स्टेटर को कट नहीं कर रहा, दैट इज लीकेज फ्लक्स, उससे क्या आएगा मेरा x2, उससे आएगा मेरा x2, ठीक है। देखो x2 कैसे आएगा, मैं फिर से बताता हूँ प्रोसीजर। पहले आया मेरा MMF, जब मेरे रोटर में करंट आया, करंट फ्लो किया रोटर में, उससे आया मेरा MMF, उससे मेरा आया फ्लक्स, उससे मेरा आया फ्लक्स, फ्लक्स आया, फ्लक्स से मेरा आया क्या आएगा, फ्लक्स से मेरा इंडक्टेंस। व्हाट इज इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इज फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट, उससे मेरा इंडक्टेंस आया L2 phi2, L2 से फिर मेरा आया x2, x2 क्या होगा मेरा, x2 विल बी इक्वल टू 2 pi f L2 इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, अगर ये कॉपर बार है, चाहे एल्यूमिनियम बार है या कॉपर बार है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, द रेजिस्टेंस इज माई R2, ठीक है। तो उसके पैरामीटर क्या हो गए, R2 x2, ठीक है। सपोज मैं अब थोड़ा आपको एनालिसिस करा देता हूँ इसका। सी हियर, सी हियर, ये क्या है मेरा स्टेटर, नोट्स में लिखा हुआ, आपको कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से लिखा हुआ बिल्कुल। ये मेरा स्टेटर हो गया, और ये होगी मेरी रोटर की वाइंडिंग, ठीक है। ये मेरा रोटर की वाइंडिंग, स्टेटर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, स्टेटर की वाइंडिंग में भी R1 लाइक दिस, R1 X1, एक फेज की वैल्यू दिखा देता हूँ मैं आपको, R1 X1, ये होगा मेरा स्टेटर, ये होगा मेरा रोटर, R2 X2 लाइक दिस, ठीक है। अब देखो जब मेरा स्टार्टिंग में अगर मेरा रोटर रोटेट नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने क्या लगाई, मैंने अपने स्टेटर पे लगाई सप्लाई, 3 फेज सप्लाई, 3 फेज डिस्प्लेस वाइंडिंग पे, तो क्या बना मेरा RMF जो घूम रहा है, NS की स्पीड जो मेरा RMF घूम रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने लगाई अपनी 3 फेज सप्लाई, ये क्या मेरी पर फेज, जो मेरी इस फेज पे लगेगी दैट इज पर फेज सप्लाई, गॉट इट। अगर मेरा रोटर नहीं घूम रहा है, दैट मीन्स माई स्पीड इज 0। फर्स्ट केस में क्या मेरी स्पीड 0 है, स्लिप क्या है 1, ठीक है। उस टाइम पे सपोज मेरी वोल्टेज इंड्यूस क्या है E2, E2 इज द वोल्टेज इंड्यूस इन द रोटर कंडक्टर्स, क्यों, क्योंकि RMF कट कर रहा है उसे। अब E2 है तो क्या I2 भी होगा, E2 है तो I2 भी होगा। कितनी फ्रीक्वेंसी का है, F फ्रीक्वेंसी का। अगर मेरा रोटर रोटेट नहीं कर रहा है, इफ माई रोटर इज नॉट रोटेटिंग, तो क्या है जो मेरा RMF है वो कितनी स्पीड कट कर रहा है इसको, NS माइनस 0, रेडियो स्पीड क्या है NS। अब NS स्पीड किससे बनी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी से, तो जो मेरा इसमें करंट इंड्यूस होंगे, जो वोल्टेज इंड्यूस होगी किसकी होगी, इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जो मेरा यहाँ पे जो 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज वोल्टेज सप्लाई है, वो फ्रीक्वेंसी F, वही फ्रीक्वेंसी होगी मेरी इंड्यूस होगी रोटर में एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। क्यों, रोटर की स्पीड क्या 0, रेडियो स्पीड NS। E2 हो गया, I2 हो गया, F हो गया, और क्या हो गया R2 हो गया, X2, R2 हो गया, X2 हो गया, I2 हो गया, और फिर cos phi 2 हो गया मेरा पावर फैक्टर एंड R2, फाइन। अब क्या करते हैं, करंट आया, देखो वोल्टेज आई, वोल्टेज आई तो टॉर्क आया, टॉर्क आया तो करंट आया, वोल्टेज आई करंट आया टॉर्क आया, टॉर्क आया तो मेरी मोटर क्या करेगी, रोटेट, माई रोटर स्टार्ट टू रोटेट एट द स्पीड ऑफ n। अगर मेरी n स्पीड बढ़ गई तो क्या होगा मेरा बताओ आप, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पहले क्या था ns माइनस 0 इक्वल्स टू ns, सपोज मेरा ns क्या है 1500 RPM, जब रोटर स्टेशनरी था तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी 1500 RPM। अगर मेरा रोटर रोटेट करने लगा सपोज एट अ स्पीड ऑफ 1460 RPM, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी, ओनली 40 RPM, क्या बहुत कम। अब बताओ जब अगर मेरी रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी तो क्या इंड्यूस ईएमएफ में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पहले जितने हिसाब से मेरा फ्लक्स कट कर रहा था जितनी जल्दी जल्दी, अब उतनी जल्दी कट नहीं करेगा, सो माई E2 विल चेंज, E2 डैश, ईएमएफ चेंज हुआ तो I2 चेंज होगा, I2 डैश,
जब रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, एफ डैश, आर टू डैश, एक्स टू डैश, एंड पावर फैक्टर विल ऑल्सो चेंज, माई पावर फैक्टर विल ऑल्सो चेंज। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि कितना होगा चेंज, कितना होगा चेंज। देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू पी इंटू में एन अपॉन 120, ठीक है, एन एस। अब मैं बात करूँ सप्लाई फ्रीक्वेंसी किससे प्रोपोर्शनल है, पी इंटू में एन एस अपॉन में 120, ठीक है, जो मेरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंड्यूस करती है, आर इंड्यूस करती है एन एस वेलोसिटी का। माई एफ डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू, क्या एफ डैश, जो रोटर में इंड्यूस हो रही है फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनल टू एन एस माइनस में एन, पी बाई 120 एन एस माइनस में एन, ये क्या मेरी रिलेटिव स्पीड। इसके अकॉर्डिंग मेरे रोटर में क्या हो रहा है, करंट और वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। इफ आई डिवाइड 1 2, इफ आई डिवाइड 1 2, मैं करता हूँ 2/1, कर दो आप भी 2/1, इट विल बी एफ डैश अपॉन में एफ इज इक्वल्स टू एन एस माइनस में एन इंटू में पी अपॉन 120 अपॉन में एन एस इंटू में पी अपॉन में 120, पी बाई 120 कैंसिल, इट इक्वल्स टू एन एस माइनस में एन अपॉन में एन एस। क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा स्लिप। तो मेरा एफ डैश क्या है, माई एफ डैश इक्वल्स टू एस टाइम्स एफ, मीन स्लिप फ्रीक्वेंसी। यही मैं आपको तब समझा रहा था जब मैं बताया था कि रोटर की लैमिनेशन मुझे क्यों थिक चाहिए, क्योंकि मेरी जो फ्रीक्वेंसी इंड्यूस हो रही है रोटर में दैट इज वेरी वेरी लेस, उतनी कम फ्रीक्वेंसी पे मेरा ऑलरेडी कोर लॉस क्या है, कम है, तो मुझे थिक लैमिनेशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रोटर फ्रीक्वेंसी एफ डैश इक्वल्स टू एस एफ। मुझे बता मेरा एक्स टू क्या है, मैंने बताया एक्स टू कहाँ से आया, लीकेज फ्लक्स आया, लीकेज फ्लक्स से क्या इंडक्टेंस आया, इंडक्टेंस से इंडक्टिव रिएक्टेंस आया 2 पाई एफ एल टू। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी टू एफ डैश, क्या मिस एस टाइम्स एफ, तो क्या मेरा एक्स टू डैश क्या होगा, एस टाइम्स एक्स टू होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। माई एक्स टू डैश इक्वल्स टू एस टाइम्स एक्स टू, क्यों, मेरा एक्स टू दैट इज 2 पाई एफ एल टू, एल टू तो कॉन्स्टेंट है, लीकेज पे डिपेंड कर रहा है, 2 पाई भी कॉन्स्टेंट है। फ्रीक्वेंसी अगर मेरी चेंज होगी एफ टू एफ डैश, एफ डैश क्या मेरा एस एफ, माई एक्स टू डैश विल चेंज फ्रॉम एक्स टू एस एक्स टू। सिमिलरली इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव स्पीड, ये भी क्या हो जाएगा एस टाइम्स एफ, एस टाइम्स एफ। बचा क्या मेरा, आई टू डैश बचा मेरा, और आर टू डैश बचा मेरा, और कॉस फाई टू डैश बच गया मेरा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने आर टू की। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल रो एल बाई ए। क्या मेरा कॉपर का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, मेरी फ्रीक्वेंसी पहले 50 हर्ट्ज से बाद में होगी 2.5 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी चेंज होने से मेरे रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो होते हैं इफेक्ट क्या होते हैं, एक इफेक्ट होता है मेरा क्या, स्किन इफेक्ट। वो क्या होता है, मेरा स्किन इफेक्ट क्यों होता है, लाइक अगर मेरा एक डीसी के लिए इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, तो एसी के लिए क्या हो जाता है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेस, कितना, ओनली द करंट फ्लो इन द आउटर पेरिफेरी, सिर्फ इतना हो जाता है मेरा इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट, दैट मीन्स द करंट इज फ्लोइंग ओनली इन द स्किन ऑफ कंडक्टर। लेकिन कब होता है ये होता है जब मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, मेगा हर्ट्ज की रेंज में होती है। व्हेन माय फ्रीक्वेंसी इज द रेंज ऑफ मेगा हर्ट्ज, तब मेरा स्किन इफेक्ट थोड़ा बहुत रोल में आता है, अदरवाइज देयर इज नो स्किन इफेक्ट एट द पावर फ्रीक्वेंसी रेंज। तो चाहे मेरी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, या 2.5 हर्ट्ज है, या 1 हर्ट्ज है, या डीसी है, माई R2 विल नॉट चेंज, ठीक है। तो जो मेरा R2 डैश है दैट इक्वल्स टू R2 ओनली। R2 डैश जो होगा मेरा क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ R2। अगर मैं अपने रोटर का पर फेज सर्किट बनाऊं, ये सारी क्या मैं जब बता रहा हूँ आपको, ये सब की सब क्या है, पर फेज वैल्यूज। हमेशा मैंने आपको बता रखा है जो 3 फेज सर्किट होता है उसे एनालिसिस कैसे करते हैं हम, पर फेज बेसिस पे, ठीक है। अगर मैं अपने रोटर का सर्किट बनाता हूँ लाइक दिस, R2 X2 E2, और करंट क्या मेरा I2, ठीक है, करंट मेरा क्या हुआ I2। ये क्या मेरा एट स्पीड n इज इक्वल टू 0, एट स्पीड n इक्वल टू 0, तो I2 क्या होगा मेरा, I2 विल बी इक्वल टू E2 अपॉन में ZS, Z2 कह लो इसको, ये क्या मेरा Z2, E2 अपॉन में Z2। मैं बात करूँ अपने I2 के मैग्नीट्यूड की, इट विल बी इक्वल टू E2 अपॉन Z2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, R2 का स्क्वायर प्लस में X2 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ गया मेरा I2, ठीक है। मैं बात करूँ पावर फैक्टर एंगल की, क्या होगा मेरा tan इनवर्स X2 बाई R2, और पावर फैक्टर क्या होगा मेरा cos phi 2 इक्वल टू, ठीक, cos phi 2 हो जाएगा मेरा cos ऑफ tan इनवर्स X2 बाई R2, cos ऑफ tan इनवर्स X2 बाई R2, देन ये होगा मेरा पावर फैक्टर। अब क्या है, मेरी मोटर क्या करने पर लगी, रन करने लगी एट स्पीड n, एट स्पीड n, तो क्या होगा मेरा स्लिप चेंज हुई, स्लिप चेंज होने से क्या होगा, E2 विल चेंज,
x2 will change, I2 will change, phi2 will change and cos phi2 dash will change. ठीक है, फ्रीक्वेंसी विल चेंज. x2 डैश इक्वल्स टू s टाइम्स x2. ऑलरेडी मैंने बताया हुआ आपको, यहाँ पे देखो ये रहा, x2 डैश हो गया मेरा s टाइम्स x2. r2 डैश इक्वल्स टू r2. e2 डैश इक्वल्स टू s टाइम्स e2. ठीक है, अब मुझे निकालना है अपना i2 डैश. अगर मैं अपना i2 डैश निकालता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड इट विल इक्वल्स टू s e2 डैश अपॉन में अंडर द रूट r2 का स्क्वायर प्लस में x2 डैश का स्क्वायर. क्या होगा मेरा x2 डैश क्या मेरा sx2, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर. अगर मैं बात करूँ आपसे phi2 डैश की, तो देखो r क्या है r2 ओनली, लेकिन x2 क्या होगा चेंज. तो जब मेरा phi2 डैश होगा, कहाँ से निकालता हूँ phi2 डैश, phi2 डैश में निकालता हूँ अपने जो इम्पीडेंस ट्राइंगल होता है मेरा लाइक दिस. ये क्या मेरा r2, ये होगा मेरा x2 डैश, ये होगा मेरा phi2 डैश. phi2 डैश इक्वल्स टू tan इनवर्स x2 डैश अपॉन में r2. मेरा पावर फैक्टर क्या होगा cos phi2 डैश इक्वल्स टू cos tan इनवर्स x2 डैश अपॉन में r2. cos tan इनवर्स x2 डैश अपॉन में r2. दिस इज माई पावर फैक्टर अंडर द रनिंग कंडीशंस. ठीक है, और अगर आप इसको वैसे निकालना चाहते हो, देखो cos phi2 क्या होता है मेरा, बताओ. बड़ी मैं cos phi2 डैश, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में पूछूंगा आपसे, cos phi2 इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज r2. बेस क्या मेरा r2, हाइपोटेन्यूज क्या होगा मेरा अंडर द रूट r2 का स्क्वायर प्लस में x2 डैश का होल स्क्वायर. r2 अपॉन में अंडर द रूट r2 का स्क्वायर प्लस में x2 डैश का होल स्क्वायर. यह मेरा पावर फैक्टर. अगर इसी एंगल से मैं पहले वाले में पावर फैक्टर निकालूँ तो क्या आ गया मेरा r, जो मेरा पहले वाला केस था उसमें क्या था r2 और x2 ओनली, r2 और x2 ओनली. ठीक है, तो ये क्या है मेरा, इट वाज r2 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर अंडर द रूट. दिस इज माई फाई. ठीक है, तो क्या होगा मेरा cos फाई पावर फैक्टर मीन्स phi2 है मेरा. cos phi2 इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज r2 अपॉन में अंडर द रूट r2 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर. ये होगा मेरा पावर फैक्टर. और बात बताओ मुझे, ये क्या मेरा पावर फैक्टर एट द रनिंग कंडीशन, कौन सा, ये वाला है मेरा पावर फैक्टर एट द रनिंग कंडीशन. मैं अगर उसको फिर से लिखूं, cos phi2 डैश इक्वल्स टू r2 अपॉन में अंडर द रूट r2 स्क्वायर प्लस, अब x2 डैश क्या होता है मेरा, माई x2 डैश इक्वल्स टू sx2. ये क्या है मेरा रनिंग कंडीशन में लीकेज रिएक्टेंस. क्यों हुआ ये मेरा ऐसा, क्योंकि जब मेरी फ्रीक्वेंसी है रनिंग में होगा होगी s टाइम्स f. और फ्रीक्वेंसी क्यों हुई, क्योंकि मेरी रिलेटिव स्पीड है वो चेंज होगी ns माइनस में n होगी. इनिशियली क्या थी, जब मेरा रोटर स्टैंड था, जब मेरा रोटर स्टेशनरी था, स्टैंड स्टिल था, रोटेट नहीं कर रहा था, तो रिलेटिव स्पीड क्या थी ns माइनस में 0 ओनली ns, बाद में ns माइनस में n, इसलिए मेरी फ्रीक्वेंसी f डैश होगी sf. मैं डाल दूँ इसको sx2 का होल स्क्वायर. ये क्या मेरा पावर फैक्टर एट रनिंग कंडीशन. दिस इज माई पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग. और जब मेरा स्टार्टिंग में पावर फैक्टर, स्टार्टिंग कंडीशन में ये पावर फैक्टर मेरा जब क्या रोटर घूम नहीं रहा. आप बताओ स्लिप की वैल्यू क्या होती है प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली माई स्लिप इज वेरी वेरी लेस, 1 to 5%. दैट मीन 0.05 के आसपास होगी मेरी स्लिप. अगर मैं 0.05 का स्क्वायर करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेरा sx2 का होल स्क्वायर, sx2 का होल स्क्वायर. सपोज मैं आपको कुछ वैल्यू दे देता हूँ. ठीक है, सपोज जो r2 इक्वल्स टू 1 ओम, रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ, एज्यूम मत करना कि ऐसी होती है. x2 इक्वल्स टू 3 ओम. ठीक है, तो बताओ cos phi2 क्या होगा मेरा, पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट 10. सिमिलरली द पावर फैक्टर एट रनिंग कंडीशन विल बी cos phi2 डैश इक्वल्स टू r2 तो चेंज नहीं होगा, 1 अपॉन में अंडर द रूट. सपोज जब मेरी मोटर रन कर रही है तो स्लिप क्या है उसकी, वो स्लिप है मेरी 4%. सपोज 4% स्लिप है मेरी, दैट मीन्स 0.04. तो 1 मीन्स r2 अपॉन में अंडर द रूट r2 का स्क्वायर प्लस में sx2 का होल स्क्वायर. तो r2 क्या मेरा 1 अपॉन में r2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस में स्लिप क्या मेरी 0.04, x2 क्या मेरा 3, इसका होल स्क्वायर. इट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 प्लस में 3 इंटू 4 12, 0.12 हो गया, उसका होल स्क्वायर. बाय का स्क्वायर होता है 144 पॉइंट है लाइक दिस 0.0144, 1 प्लस में 0.0144 इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1.0144. अब आप बताओ मुझे इन दोनों में से कौन सा पावर फैक्टर बड़ा है और कितना बड़ा है. देखो वैसे तो दिख ही रहा है, विजिबल है. जो मेरा cos phi2 डैश है रनिंग कंडीशन में है, दैट इज इक्वल टू 1,
मीन्स 1 के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। यू कैन कैलकुलेट दिस, अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो 1.0144, इसका करते हैं इनवर्स, जो मेरे यहाँ पे पावर फैक्टर दैट इज 0.9929 लैग, क्योंकि x है। मैं ऊपर वाले का देखूंगा अगर तो √10 इक्वल्स टू, इसका करते हैं इनवर्स, माई पावर फैक्टर इज 0.3162 लैग। आप बताओ कौन सा पावर फैक्टर पुअर है? दिस पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग इज वेरी पुअर एज कम्पेयर टू द पावर फैक्टर एट रनिंग। आप कह सकते हो जो SX2 है मेरा, ये क्या है मेरा x2 डैश, SX2 क्या है मेरा, x2 डैश इज वेरी वेरी लेस देन x2, दैट्स व्हाई माय पावर फैक्टर एट रनिंग इज वेरी वेरी हाई देन पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग। तो जो मेरा इंडक्शन मोटर है, द रनिंग कंडीशन में उसका पावर फैक्टर क्या होता है? द पावर फैक्टर ऑफ द इंडक्शन मोटर इन रनिंग कंडीशन इज बेटर देन द स्टार्टिंग। फाइन, ये मेरा क्या हुआ? अभी मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बता दिया, स्लिप से इंट्रोडक्शन करा दिया आपका, पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, कहाँ पे वाइंडिंग है, रोटर कैसा है, स्क्विरल केज है या स्लिप रिंग है, क्यों है, कब है, इंसुलेशन कहाँ रिक्वायर्ड है, कहाँ नहीं है, कितने पोल का बनाना है, कौन सा पोल चेंजिंग स्पीड कंट्रोल यूज करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ऑल दोज थिंग्स वी डिस्कस्ड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टार्ट करेंगे अपना टॉर्क इक्वेशन से, उसके बाद क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे आगे की एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।